1857। ये साल भारतीय इतिहास में सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि एक ऐसा मोड़ है जिसने सब कुछ बदल दिया। इसे अक्सर भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। तो चलिए आज इस ऐतिहासिक घटना की गहराइयों में उतरते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी बगावत या बस कुछ सिपाहियों का गुस्सा नहीं था। नहीं, इसका पैमाना इतना बड़ा था, इतना जबरदस्त था कि इसने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को हिलाकर रख दिया था। अब इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सोचिए, एक बारूद का ढेर है जो 100 सालों से इकट्ठा हो रहा था। और ये बारूद क्या था? ये था अंग्रेजों की नीतियों से पैदा हुआ गुस्सा, असंतोष। बस इंतजार था एक चिंगारी का, और 1857 में वो चिंगारी लग ही गई। तो सवाल ये है कि आखिर ये बारूद का ढेर बना कैसे? वो कौन से कारण थे जो पिछले 100 सालों से सुलग रहे थे और जिन्होंने पूरे उत्तर और मध्य भारत को, आप कह सकते हैं, एक ज्वालामुखी के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया था? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं राजनीतिक वजहों की। एक नाम यहाँ पर बहुत जरूरी है, लॉर्ड डलहौजी। उनकी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हड़प नीति, इसने तो जैसे भारतीय शासकों के मन में आग ही लगा दी। एक के बाद एक, सतारा, फिर झांसी, फिर नागपुर, इन सबको ब्रिटिश राज में मिला लिया गया। और हद तो तब हो गई जब 1856 में अवध को कुशासन का बहाना बनाकर हड़प लिया गया। सोचिए कितना बड़ा अपमान था ये। यहाँ तक कि जो बूढ़े मुगल बादशाह थे, बहादुर शाह जफर, उनका भी अनादर किया गया। तो जाहिर है इन सब चीजों ने शासक वर्ग के दिलों में अविश्वास और गुस्से की एक गहरी खाई खोद दी थी। लेकिन ये गुस्सा सिर्फ महलों तक ही सीमित नहीं था। असल में ये आग तो आम आदमी के घर तक पहुंच चुकी थी। कैसे? अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों ने तो जैसे आम लोगों की कमर ही तोड़ दी थी। एक तरफ किसानों पर इतना भारी लगान लगा दिया कि वो कर्ज में डूबते चले गए। दूसरी तरफ ब्रिटेन से आने वाले माल ने हमारे पारंपरिक उद्योगों और कारीगरों को पूरी तरह से तबाह कर दिया। लाखों लोग बेरोजगार हो गए। और कमाल की बात देखिए, जो भारतीय सिपाही कंपनी के लिए अपनी जान देते थे, उन्हें तनख्वाह इतनी कम मिलती थी कि उनका भी गुजारा मुश्किल था। और ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं था। नहीं, ये कहानी थी लाखों लोगों की रोजी रोटी छिन जाने की। ये कहानी थी उन हुनरमंद हाथों के बेकार हो जाने की जो पीढ़ियों से चले आ रहे थे। इस आर्थिक शोषण ने समाज के हर तबके में, क्या अमीर क्या गरीब, सबके मन में एक गहरी पीड़ा और जबरदस्त गुस्सा भर दिया था। मामला सिर्फ सियासत और पैसे का भी नहीं था। अब बात आ गई थी धर्म और समाज पर। अंग्रेजों ने लोगों की आस्था और उनके सामाजिक ताने बाने पर भी सीधी चोट की, जैसे सती प्रथा को खत्म करना। भले ही इरादा नेक रहा हो, पर लोगों को लगा कि ये हमारी परंपराओं में सीधा दखल है। ऊपर से ईसाई मिशनरियों की वजह से एक डर फैल गया कि शायद ये लोग सबको ईसाई बनाना चाहते हैं। और फिर सेना के अंदर का हाल देखिए। भेदभाव तो अपनी चरम सीमा पर था। भारतीय सिपाहियों को वेतन कम, प्रमोशन का कोई चांस नहीं, और तो और उन्हें समुद्र पार जाकर लड़ने के लिए मजबूर किया जाता था, जो उस वक्त कई हिंदुओं के लिए अपना धर्म भ्रष्ट करने जैसा था। तो अब आप देखिए, पूरा माहौल तैयार था। राजनीतिक गुस्सा, आर्थिक तबाही, सामाजिक और धार्मिक बेचैनी और सेना के अंदर का असंतोष। मतलब बारूद का ढेर पूरी तरह से तैयार था। अब बस एक चिंगारी की देर थी, और वो चिंगारी आई एक नई राइफल के रूप में, एनफील्ड राइफल। तो आखिर वो कौन सी बात थी जिसने इस दबे हुए गुस्से को भड़का दिया? वो थी एक नई बंदूक, एनफील्ड राइफल। अब इसकी खासियत ये थी कि इसके कारतूस को राइफल में डालने से पहले दांतों से छीलना पड़ता था। और तभी एक अफवाह फैली जिसने आग लगा दी। अफवाह ये थी कि इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप है। अब आप सोचिए, गाय हिंदियों के लिए पवित्र और सूअर मुसलमानों के लिए हराम। ये एक ऐसी बात थी, एक ऐसी चिंगारी थी जिसने सीधा सिपाहियों के धर्म और उनकी पहचान पर हमला कर दिया। और इसके बाद तो घटनाएं इतनी तेजी से घटी कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। पहले फरवरी में बहरामपुर में सिपाहियों ने कारतूस इस्तेमाल करने से मना कर दिया। फिर 29 मार्च को बैरकपुर में मंगल पांडे ने अपने अफसरों पर हमला कर दिया। 8 अप्रैल को उन्हें फांसी दे दी गई, और इस फांसी ने जैसे आग में घी डाल दिया। ठीक एक महीने बाद 10 मई को मेरठ में सिपाहियों ने खुली बगावत कर दी, और उनका एक ही नारा था, दिल्ली चलो। और सिर्फ 2 दिन में 12 मई तक दिल्ली विद्रोहियों के कब्जे में थी और बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का शहंशाह ऐलान कर दिया गया।
जैसे ही दिल्ली पर कब्जा हुआ, ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे उत्तर और मध्य भारत में फैल गई। हर तरफ विद्रोह की लपटें उठने लगी। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि इस विद्रोह की आग को हवा देने वाले वो बड़े चेहरे कौन थे और लड़ाई के मुख्य केंद्र कहाँ-कहाँ थे। और इस मुश्किल घड़ी में देश के अलग अलग कोनों से कई असाधारण नेता उठ खड़े हुए। दिल्ली में बागडोर संभाली जनरल बख्त खान ने, तो लखनऊ में बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों को चुनौती दी। कानपुर में नाना साहिब ने मोर्चा संभाला और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। हर जगह, हर केंद्र पर एक जबरदस्त और भयंकर लड़ाई लड़ी जा रही थी। वैसे तो सभी नेता वीर थे, लेकिन एक नाम जो इतिहास में अमर हो गया वो था रानी लक्ष्मीबाई का। जब अंग्रेजों ने उनकी झांसी को हड़पना चाहा, तो उन्होंने जो जवाब दिया वो आज भी गूंजता है। उनका साहस, उनकी वीरता आज भी हम सबके लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। और एक और नाम जिसकी कहानी तो बिल्कुल अविश्वसनीय लगती है, बिहार के कुंवर सिंह। सोचिए, 80 साल की उम्र में, इस उम्र में उन्होंने जो लड़ाई लड़ी, जो सैन्य रणनीति दिखाई, उसने अंग्रेजों के भी होश उड़ा दिए थे। उन्होंने न सिर्फ आरा में विद्रोह का झंडा बुलंद किया, बल्कि वो एक कमाल के रणनीतिकार साबित हुए। लेकिन अब एक बड़ा सवाल उठता है, इतना बड़ा विद्रोह, इतने बहादुर नेता, फिर भी आखिरकार इसे दबा क्यों दिया गया? क्या वजहें थीं इसकी असफलता के पीछे और इसकी विरासत क्या रही? चलिए अब इस कहानी के अंतिम पड़ाव पर चलते हैं। देखिए, इसकी हार के पीछे कई बड़ी वजहें थीं। एक तरफ विद्रोही थे जिनके पास जोश तो था, लेकिन कोई एक मजबूत केंद्रीय नेतृत्व नहीं था। सब अपने अपने इलाके में लड़ रहे थे। दूसरी तरफ अंग्रेज थे, पूरी तरह से संगठित। उनके पास बेहतर हथियार थे और सबसे बड़ी बात, टेलीग्राफ जैसी टेक्नोलॉजी थी जिससे वो तेजी से खबरें पहुंचा सकते थे। एक और बड़ी बात ये थी कि ये विद्रोह पूरे भारत में नहीं फैल पाया और कुछ भारतीय रियासतों ने तो विद्रोहियों का साथ देने की बजाय अंग्रेजों का साथ दिया। हाँ, ये सच है कि ये विद्रोह सैन्य रूप से सफल नहीं हो पाया, लेकिन इसके नतीजे बहुत दूरगामी थे। इसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। सबसे पहली और बड़ी बात, ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया। अब भारत पर सीधा लंदन से ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हुआ। सेना को नए सिरे से बनाया गया ताकि दोबारा ऐसा न हो। और शायद सबसे जरूरी बात, इस साझा लड़ाई ने, इस साझे दुख ने पहली बार एक अखिल भारतीय पहचान की भावना जगाई। यहीं से आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद की नींव पड़ी। तो इसीलिए इसे सिर्फ एक असफल विद्रोह कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। नहीं, ये भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। एक ऐसा मोड़ जिसने ना सिर्फ भारत में ब्रिटिश राज का चेहरा बदल दिया, बल्कि आने वाले स्वतंत्रता संग्राम की दिशा भी तय कर दी। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या 1857 का ये महासंग्राम एक असफलता थी, या फिर ये वो पहली चिंगारी थी जिसने आगे चलकर आज़ादी की उस ज्वाला को रोशन किया जिसने अंत में पूरे साम्राज्य को जला दिया? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी इतिहास के पन्नों में ढूंढा जाता है।